अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो पीटीआई के हवाले से, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले के बाद अब ने देखा है कि जो 2 जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आए, उसके बाद अब एक मरतबा फिर हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नज़र आ रही है। आज ही वज़ीर इत्तलाआत ने यह भी कहा है कि 15 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल तफसीली फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका। हुकूमत के ऊपर महंगाई, IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में जो एहतजाज हैं, ख़ास तौर पर रावलपिंडी में जो जमात इस्लामी का धरना है वो भी जारी है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की कोशिशें ज़रूर हुई हैं, लेकिन ताहाल कोई राब्ता नहीं हुआ और महमूद खान अचकज़ई साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये तमाम सूरत हाल जो है, इसमें हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर क्या चैलेंजेस हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात से क्या ये तासुर लिया जाए कि हुकूमत को उम्मीद नहीं है कि उनकी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा। इसी इशू पे हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सियासतदान नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चल रही हैं, एहतजाज हैं, महंगाई है, इसी के साथ साथ जमात इस्लामी का इस वक्त धरना जारी है। आपको बुखारी साहब क्या सूरत हाल नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं? देखें, ये इकनॉमिक जो अनस्टेबिलिटी थी उसमें अब इम्प्रूवमेंट तो आई है। आपको इन्फ्लेशन को देखें, वो ड्रॉप डाउन हुई है। इन्फ्लेशन आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आ रही होगी। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें कमी हुई है। तो इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट तो आई है और पॉलिटिकली भी गवर्नमेंट स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है कि उनके पास पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है, उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे बहुत ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ नेशनल असेंबली में है। तो गवर्नमेंट को फंक्शनल रहना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो तो बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन का ह्यू एंड क्राई बिल्कुल रहता है। लेकिन अपोजिशन एक जो जमात कर रही है उसकी अपनी अप्रोच बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। एक लम्हे पे वो एक बयान देते हैं, दूसरे लम्हे पे उनका दूसरा बयान आ जाता है। उनकी लीडरशिप जो है उसको तो मेरा ख्याल है एतमाद ही नहीं है, और जो नेगोशिएट करना चाहते हैं उस पर भी उनकी जो है वो मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ उनका मौक़िफ़ रहा है। अभी जो आपने कहा जो बातचीत करना चाहते हैं वो ख़ुद तो बराह रास्त करना चाहते हैं फ़ौज के सरबराह से या उनकी टीम से, और फिर जो अचकज़ई साहब को इख्तियार दिया फिर वो विड्रॉ कर लिया। फिर उनको कहा पॉलिटिकल पार्टी से बात करो, और फिर ये कदगनगी लाई कि वो पॉलिटिकल पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे या PMLN से नहीं बात करेंगे, तो बाकी किससे बात करेंगे वो? आज पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की है, वो इसीलिए वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। बाकी रहा IPPs का इशू, बिल्कुल उसको अभी रिसेंटली एक डेलीगेशन प्रेसिडेंट साहब से भी मिला, प्रेसिडेंट जरदारी साहब से भी मिला, और उसमें भी उन्होंने कहा कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और इसका सोल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है। बाज़ मीडिया और बाज़ लोग ये कोशिश करते हैं कि ये कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 94 में ये IPPs के साथ मुआहदे किए थे, उसमें चेंज ओवर कब आया? 2002 में चेंज ओवर आया, उसमें 2013 में आया, 2015 में आया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किए थे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट ने और मोहतरमा ने जो करवाए थे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थे, और उस पर इस किस्म की कंडीशनैलिटीज़ नहीं थी जो कंडीशनैलिटीज़ इन्होंने बाद में 2012 में अपने ऊपर ली या 2013 और 15 में ली। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि इसको एग्ज़ामिन किया जाए। जब डेलीगेशन जो मिला इसका इंडस्ट्रियलिस्ट का, ट्रेडर्स का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की फेडरेशन का, तो ऑब्वियस में जिससे आवाम को तकलीफ़ हो, जिस इशू पे जिस पे आवाम में अनरेस्ट आए IPPs के इशू पे, कैपेसिटी चार्जेस पे, तो उसको री एग्ज़ामिन करने में बैठ करना चाहिए, और जो पब्लिक इंटरेस्ट में बात हो उस पर अमल दरामद होना चाहिए।
नहीं, लेकिन बुखारी साहब आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया था तो उस वक्त वज़ीर कानून ने यह कहा था कि इस फैसले से हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ता, अभी भी उनकी अक्सरियत है। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि हुकूमत भी इस फैसले पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। फिर पहले उन्होंने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो रिव्यू पिटीशन उन्होंने फ़ाइल कर दी। तो आपको इस वक्त क्या नज़र आ रहा है, क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान आप तनाव देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो फैसला आया उससे हुकूमत के नंबर्स कतन कम नहीं हुए। वो था जो उनको रिक्वायर्ड नंबर है मेजॉरिटी, वो अभी भी 205-206 की मेजॉरिटी उनके पास है। ये बिल्कुल है कि वो 2/3 मेजॉरिटी वाली पोजीशन में नहीं है। लेकिन आप रिव्यू पिटीशन में इसलिए गए कि इस जजमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ आपने देखे कि जो अभी डिसेंटिंग नोट आया 2 जजेस, ऑनरेबल जजेस का, तो उन्होंने कहा कि ये फिर आर्टिकल 185 को 175 को आपको सस्पेंड करना पड़ेगा या बियॉन्ड उसके जाना पड़ेगा, या आर्टिकल 51 और 106 को उसको देखना पड़ेगा। उस पर बड़ी सीधी सी वाज़ह बात है कि आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि जी जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो उसका पर्पस, उसका स्पिरिट ये थी कि उनकी ज्वाइनिंग से फ़र्क पड़ता है रिज़र्व सीट्स पे। वो 3 दिन की लिमिट थी, वो टाइम प्रेस्क्राइब्ड है आइन में। तो ये 15 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो ये कहाँ से 15 दिन आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये निकाले उन्होंने और 15 दिन दे दिए। फिर जैसे उन जजेस का ही कहना है कि जी पीटीआई तो पिटिशनर ही नहीं थी, ना पेशावर हाई कोर्ट में थी, ना इलेक्शन कमीशन के पास थी, और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी। नहीं, लेकिन बुखारी साहब आप बतौर सीनियर कानूनदान आप नहीं समझते कि जो लार्जर बेंच का फैसला है उसमें रिव्यू पिटीशन में बड़े कम बराबर देखिए जी, ये तो प्रिजम्पशन है ना, लेकिन जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और उस पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। ये इख्तियार तो किसी के पास नहीं आइन को अमेंड करने का सिवाय पार्लियामान के। ये इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है, और वो पार्लियामान का इख्तियार इसलिए है कि वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। उसके अलावा कोई और फोरम मुंतखब नुमाइंदा नहीं जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं और जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैंडेट नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का। ये एक्सक्लूसिवली डोमेन है पार्लियामेंट की। वो जिस किस्म की आर्टिकल 238 और 39 बड़े वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट आइन को अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। बुखारी साहब, ये जो आज़ाद अरकान के हवाले से हाल ही में कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ, फिर वो कमेटी ने मंजूरी भी दी, आप नहीं समझते कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा? क्योंकि इस जो कानून साजी है, ये जो बिल है, इस बिल के बाद तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो शायद पीटीआई को ना मिले। देखिए जी, पीटीआई को सीटें वो मिलेंगी ना जो आइन इजाज़त देगा, जो कानून इजाज़त देगा। धक्केमारी से तो सीटें उनको नहीं मिलती ना सर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरन तो सीटें नहीं मिल सकती ना, हल्फी लें और उनको सीटें दे दें। देखिए फिर बात यह है कि जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और वो ज्वाइन कर चुके हैं उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और फिर आया आइन इजाज़त देता है किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर हो और वो विड्रॉ करे तो वो सीट रिटेन कर सकता है। तो सर आप समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता? ये तो 2 जजेस ने भी कह दिया है, मैं तो कहता हूँ, लेकिन 2 जजेस जो उनके कुलीग हैं जो उनके साथ बेंच पे बैठे हैं, ये उन्होंने कह दिया। अच्छा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत भी शायद इस फैसले पर अमल दरामद ना करे? देखिए जी, हाँ, हुकूमत पाबंद है हर उस फैसले पे अमल दरामद करने को जो अदालतें आइन और कानून के मुताबिक देंगी। अगर कहीं आइन और कानून से तजावज़ होगा तो अदालत फिर हुकूमत या एग्जेक्टिव पाबंद तो नहीं है उसकी। लेकिन इसीलिए रिव्यू में गए हैं ताकि इसको री एग्जामिन किया जाए, जो इश्यूज रेज किए गए हैं रिव्यू पिटिशंस में इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसको एग्जामिन किया जाए।
बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ साथ बुखारी साहब, हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी बयान दिया और उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, पीटीआई बड़ी तनकीद भी कर रही है कि जनरल फैज साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उनको ये कहा गया था कि आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन में वोट दें और उसके बाद आप पंजाब और मरकज़ में भी आप हुकूमत ले लें। क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई राब्ता था कि आप तोसी जो है बाजवा साहब की उसमें वोट दें तो फिर आगे जाके पीपल्स पार्टी को ये मिलेगा, या नून लीग ने आपको एतमाद में लिया था कि क्या बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए जी, एक तो ये 2019 की बात है जी। और ख्वाजा साहब इस स्टेज पे आके बोल रहे हैं, वो पहले भी डिफेंस मिनिस्टर थे, अपोजिशन में भी थे, आज भी लेटेड स्टेज पे, तो हम तो इसमें शरीक नहीं थे। वी आर नॉट प्रीवी टू दैट नेगोशिएशन। और ना ही उन्होंने ये कहा कि हमने पीपल्स पार्टी से शेयर की। तो मैं समझता हूँ कि हम भी उसमें अपोजिशन में थे, लेकिन हमारा एक मौक़िफ़ ज़रूर रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और आज भी मौक़िफ़ है कि हम सिस्टम को उसकी कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क का निज़ाम 1973 के आइन के मुताबिक चले। हम चाहते हैं गवर्नमेंट्स बने भी, गवर्नमेंट्स जाएँ भी तो 1973 के आइन के मुताबिक, और उसको उस आइन के मुताबिक ये इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है कि वो किसको हुकूमत में रखना चाहते हैं, किसको हुकूमत से निकालना चाहते हैं। हुकूमत से निकालने का तरीका आइन में दिया हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। नए इंतखाबात का तरीका भी आइन में दिया हुआ है कि किसी के पास इख्तियार नहीं सिवाय प्राइम मिनिस्टर के कि वो असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस करे, या अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और कोई प्राइम मिनिस्टर उसको हुकूमत से बर्खास्त कर दिया जाता है या नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, तो नया जो लीडर होगा उसके पास इख्तियार होगा कि वो प्रेसिडेंट उनको कहें कि अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करो। अगर वो अपनी मेजॉरिटी ना कर सकें पूरी, तो फिर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। तो हम तो आइन और कानून के मुताबिक रह के हम आइन के मुताबिक हुकूमतें चलाना भी चाहते हैं, हुकूमतें बर्खास्त भी करना चाहते हैं, हम आइन के मुताबिक इंतखाबात भी चाहते हैं। तो बुखारी साहब, आपको लगता है आने वाले दिनों में कोई तहरीक अदम एतमाद या फिर असेंबलियाँ डिसॉल्व होना, ऐसा कोई ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, अदम एतमाद तो अपोजिशन लाती होती है ना, हम तो गवर्नमेंट के अलाई हैं, हम तो उनको सपोर्ट करते हैं। हमने उनको इंश्योर किया है कि आप 5 साल हुकूमत पूरी करें। हमने इंश्योर किया कि हम फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे, फेडरल कैबिनेट के डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। फैसला प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी कैबिनेट ने करना है। पीपल्स पार्टी ने आउटराइटली उनको सपोर्ट किया कि पार्लियामेंट में हम आपकी जो तादाद रिक्वायर्ड है वो आपको हम सपोर्ट करते रहे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बुखारी साहब, ये भी तो चैलेंजेस, मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र भी तो किया जा रहा है, ख़तरात की बात की जा रही है। यहाँ तक बात की गई कि शायद आने वाले दिनों में इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। हुकूमत को क्या ख़तरात हैं? क्या बतौर इत्तेहादी जमात आपको एतमाद में लिया गया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है। गवर्नमेंट जो है रन करना PMLN का काम है, हमारा काम है उनको सपोर्ट देना। जब वो मशवरा करेंगे हम उनसे मुशावरत अपनी एडवाइस दे देंगे। मेरी क़यादत एडवाइस करेगी, जनाब प्रेसिडेंट जरदारी साहब एडवाइस करेंगे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एडवाइस करेंगे, हमारी इसी कोई डिसीजन लेगी। लेकिन अभी तक सो फार मुझे तो ख़तरा नहीं लगता, इसलिए कि नंबर्स पूरे हैं उनके पास। हाँ। जो 172 का फिगर चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इस हुकूमत के पास नेशनल असेंबली में सपोर्ट है, तो फिर आप क्यों इसको क्या सराहियाँ करते हैं कि गवर्नमेंट चली जाएगी? नंबर तो आपको याद है कि PTI के पास भी पूरे थे। नंबर पूरे थे तो अल्टीमेटली उनके इत्तेहादी जब भाग गए थे। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इत्तेहाद में मौजूद है, आज MQM उनके साथ मौजूद है। आप बाप उनके साथ है कि नहीं है, लेकिन नंबर उनके पास पूरे हैं। लेकिन अब बुखारी साहब, जो आपका एक बयान सामने आया है कि अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो वो असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस कर सकते हैं, आप इसकी थोड़ी वजाहत करेंगे कि क्या आपको ये माहौल नज़र आ रहा है या क्या चीज़ है? देखिए, वो बयान जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, अभी मीडिया ने किया है। मेरा इंटरव्यू आप देख लें,
जो सवाल मुझ पर किया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि निज़ाम को ख़तरा है, तो हमने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस निज़ाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आइन की बहाली से लेके और आइन में 18वीं तरमीम लाने तक, और उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून की और आइन की हुक्मरानी चाहती है। और अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट हटाना चाहता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद ये डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर की है कि अगर वह सिस्टम को ख़तरा समझते हैं तो वो आइन उनको इख्तियार देता है कि एडवाइस करने के लिए, लेकिन वो एडवाइस करने से पहले हमसे मुशावरत करेंगे तो मेरी जमात रूल उनसे मुशावरत करेगी। लेकिन मैंने कतन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एडवाइस कर दी या प्राइम मिनिस्टर को कहा आप असेंबली डिसॉल्व करें। ना मेरा ये स्टेटमेंट है, ना मेरी इंटेंशन है, ना हमारी ये तजवीज़ है। हमारी तजवीज़ है कि इस मुल्क को 1973 के आइन के मुताबिक चलाया जाए, और अगर मौजूदा हुकूमत किसी को कोई खतरात है, खदशात है, तो आइन को मद्देनजर रख कर फैसले करें। तो आपको बतौर सीनियर सियासतदान बुखारी साहब, आपको लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत 5 साल अपनी जो मुद्दत है वो मुकम्मल कर सकेगी? इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने ये सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी का जो है वो सिलसिला शुरू किया 2008 से 13 तक, 13 से 18, 18 से 24 तक। ये पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली हुई बात है जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने डाली, और आज जो सिस्टम चल रहा है, हम तो पीपल्स पार्टी चाहती है। भला हुकूमतें अगर हटानी है तो फिर आइन में जो तरीकाकार दर्ज है उसके मुताबिक चलें। एजिटेशन से हुकूमतों को निकालना, बाहर करना, ये पाकिस्तान का मफाद। लेकिन हाल ही में बुखारी साहब जो फैसला हुआ था पीटीआई के ऊपर पाबंदी का, क्या वो फैसला जो है वो मौखर हो गया है या क्या उसके हवाले से अपडेट है? ये जिन्होंने फैसला किया आप उनसे सवाल करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फैसला नहीं था सर। आप हमारा तो ये है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट अब फैसला करे, सपोर्ट करके फिर पीपल्स पार्टी से रजू करेगी तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे ना। लेकिन सर आप प्रिजम्पटिव सवालात ना करें, आप क्या सराइयों पे अपनी सवाल ना करें या प्रिजम्पशंस पे सवालात ना करें। वो आपने कहा था ना कि पीटीआई का मामला हो या दीगर इश्यूज हो, पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना के तमाम फैसलों की हिमायत करेगी। लेकिन साथ ही साथ एक दावा जो है हुकूमत की, अभी काबीना ने फैसला कर दिया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जब फैसला होगा फिर मुझसे सवाल कर रहा आप। सर वही मैं पूछ रहा था कि उस पर क्या अपडेट है, क्या फैसला मौखर हो गया या उस पर बातचीत जारी? देखिए, मौखर नहीं, ये जिन्होंने फैसला करें कैबिनेट में तो हम नहीं बैठे ना। बिल्कुल, लेकिन कैबिनेट में हम तो नहीं बैठी, मेरी जमात कैबिनेट में नहीं बैठी। ये सवाल करे कैबिनेट वालों से, उन्होंने क्या फैसला किया। ये जो काबीना में बैठे हुए वुज़रा हैं वो ये दावा कर रहे हैं, आपका नाम लेकर ये दावा कर रहे हैं कि बुखारी साहब ने कहा है कि आर्टिकल 6 का जो मामला है उस पर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत करेगी। आर्टिकल 6 के हवाले से सर पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। क्या हुक्मरान ये दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आप आर्टिकल 6 के मामले पर भी? उसको आप ट्विस्ट ना करें। हमने कहा आर्टिकल 6 का गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है? नहीं बुखारी साहब, वो कह रहे हैं कि आपने यकीन दहानी करवाई है कि आर्टिकल 6 के मामले में भी आप साथ हैं। नहीं यार, इसको छोड़ दे आप जी। इसको छोड़ दे, आप ये बताएं उन्होंने आर्टिकल 6 को फैसला किया? तो जब वो करेगी तो फिर मुझसे सवाल करें आप। लेकिन ये बताएं बुखारी साहब कि ये जो काबीना में शमूलियत का एक मामला था वो उस पर भी आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सीईसी फैसला करेगी। लेकिन आपसे मेरे अलावा भी बहुत से ये सवालात हुए होंगे कि पीपल्स पार्टी क्या हासिल कर रही है अगर हुकूमत को सपोर्ट कर रही है? आप नहीं समझते कि जो मुख्तलिफ और अहम फैसले हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी का सियासी नुकसान जो है वो हो रहा है? देखें, ये आपका एक सोच है, आपकी परसेप्शन है। पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी बात जो हासिल की कि इस मुल्क में आज पीपल्स पार्टी की वजह से जमहूरियत चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आज पार्लियामान चल रही है, आज पार्लियामानी सिस्टम चल रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तावन का हाथ ना बढ़ाती तो आज ना पार्लियामान होती तो ना ही पार्लियामानी जमहूरियत होती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमेशा से ऑब्जेक्ट रहा है कि इस मुल्क में 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमतें चलनी चाहिए, वो चल रही हैं। भला हुकूमत डिलीवर कर रही है, नहीं कर रही है, लोग मुतमिन हैं नहीं है, ये डिफरेंट इशू है। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हम मुतमिन है कि 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमत इंस्टॉल हुई है। तो बुखारी साहब, आपकी कोई रेड लाइन नहीं है? हमारी रेड लाइन ये है कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हुकूमतों को
घर भेजने पे के हक में कभी भी। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि आर्टिकल 6 का मामला हो या दीगर इशूज़ हों, उन पर पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करवाई, और बुखारी साहब ने बड़ा वाज़ेह उस हवाले से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि जब फैसला होगा तो उसके बाद ही ये पीपल्स पार्टी इस पर अपना मौक़िफ़ देगी। अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शहरबानू कुरैशी साहिबा हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के मामले पर, फिर ये भी बानी PTI का हाल ही में बयान सामने आया कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया है कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि इस मामले पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि जो ख़ास तौर पर PTI अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करती है तो उस मामले पर शायद अचकज़ई साहब जो हैं वो रजामंद ना हों। तो उसके बाद ये वजाहत भी सामने आ गई है कि अचकज़ई साहब को सिर्फ सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया है। अब जो मुज़ाकरात का मामला है, पार्लिमान के अंदर और बाहर जो PTI का एक एहतजाज है, जो स्ट्रेटजी है, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा मेहरबानू कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेहरबानू साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि बिल भी पेश किया गया पार्लिमान के अंदर, और ये उम्मीद थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, लेकिन अब ये एक बिल भी सामने आ रहा है। आप क्या देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? आपको लग रहा है कि मामला आगे बढ़ रहे हैं, या आप क्या देख रही हैं ओवरऑल सूरत हाल? बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद मुझे नजर नहीं आता, ना ही मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है। अब आपके सामने है जो ये तरमीम लाना चाह रहे हैं इलेक्शन एक्ट में, उसमें मेरा मौकफ और मेरे ख्याल में जितने कानूनी माहिरीन हैं उन सबका भी मौकफ यही है कि आप गोइंग फॉरवर्ड के लिए, आगे के लिए जरूर कानून ला सकते हैं। ये कानून आपका आगे लागू हो सकता है, मगर इस कानून को लाकर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी नहीं कर सकते। और अगर यही उनका इरादा है, जो कि लग रहा है जिस तरह ये डिजाइन किया गया है, तो उससे तो फिर हमें लग रहा है कि हम इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ जाएंगे। पार्लियामान और अदलिया के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश हमें नजर आ रहा है। जैसे कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया, तो अगर आप छुट्टियों को निकाल लीजिए तो 6 तारीख को वो 7 दिन मुकम्मल होते हैं। उससे पहले आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उस फैसले को तस्लीम किया, उन्होंने लिस्ट भी जारी की, सर्टिफिकेट्स भी जमा कराए गए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो अब जब आपने मेंबरान को एक्सेप्ट भी कर लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी लिस्ट भी जारी कर दी, तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिजर्व सीट की लिस्ट जमा करवा दी। अब कोई जवाज नहीं बनता है कि उसके ऊपर अमल दरामद ना की जाए। और उनका मानना था कि क्योंकि कानून खामोश था कुछ नुकात पे, तो इसलिए हमने ये इस्लाहात की हैं। तो मगर अगर आप देखें जो ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, इससे अभी भी एक अबहाम जरूर रह जाएगा। अगर तो ये कहते हैं कि तस्लीम कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं मिल सकती इस नई तरमीम के बाद, मगर ये फिर ये सीटें जाएंगी कहाँ? क्योंकि इस तरमीम में तो ये अभी भी खामोश है कि जो रिजर्व सीट फिर बचेंगी उसका बंटवारा दूसरी जमातों में तो नहीं हो सकता, क्योंकि कानून ये भी नहीं कहता और ना ही इनकी तरमीम ये कहती है। तो क्या हम फिर पार्लियामान को अधूरा रखना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में नून लीग जो है वो इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है, उनमें एक इतना पैनिक पाया जाता है। एक तरफ उन्हें मालूम है कि वो एक जाली मैंडेट पे सिर्फ 17 सीटों के साथ फॉर्म 47 पे आए हैं हुकूमत में, उसके बाद खान साहब के जो बयानात हैं बातचीत के, उसने भी उनकी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। तो उसके बाद जितने भी वो इकदाम उठा रहे हैं उसमें कोई मंतक नजर नहीं आता है। हाँ, लेकिन मेहरबानू साहबा, इसी के साथ साथ हाल ही में हमने देखा कि आप यूके पार्लियामान में बड़ी बहस भी हुई, आप खुद वहाँ पर मौजूद थी, और इसी के साथ साथ हमने देखा कि अमेरिका में भी एहतजाज हुए। तो ये जो मामला आपने यूके पार्लियामान में उठाया, जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई, आप बताएंगी कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से या जो जो इशूज़ आपने रेज़ किए, उसके बाद यूके हो या USA हो, उनकी जानिब से क्या यकीन दहानी करवाई गई है? जी, हमारे रेज़ करने से भी ज्यादा अहम मेरे ख्याल में हमें तो बुलाया ही इस बिना पर गया था। लोगों को तशवीश जरूर थी,
मगर उनको मालूम नहीं था शायद इस बात में कितनी सदाकत है या नहीं है। मगर जब यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई, तो उस रिपोर्ट ने जो हम सारी शिकायत कर रहे थे, जो हम बयान कर रहे थे, उस सबको अयां कर दिया। और इससे उनको मालूम हो गया कि हमारी बात में सदाकत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको वैलिडेट कर दिया। उसके बाद हमें बुलाया गया कि आप हमें अब बताइए, अपनी आंखों देखा हाल बताइए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, क्योंकि हमें बड़ी तशवीश है। आप तो जानते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो एक उनका प्रिंसिपल और एक वैल्यू है जिसको वो लेकर चलते हैं। और वो हर मुल्क में, जैसे आपने देखा बांग्लादेश में भी बड़ी आवाज उठी उनके इलेक्शंस के बाद, अब वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए हैं और अमेरिकी फॉर्मर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी उस पर ट्वीट किया। तो हमें तो सिर्फ यही उम्मीद है दुनिया से कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नहीं, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। और यूके में जब हम पार्लियामान में गए तो वहां पर भी हमने पाकिस्तान का मुकदमा रखा, ना कि अपना रखा, ना अपनी जमात का रखा। यूएन की रिपोर्ट उनके सामने थी जो कहती है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो आर्बिट्री है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए है और उसके एवज में उनको एक जुर्माना अदा करना होगा, हुकूमत को उनको कॉम्पनसेशन देनी होगी कि एक नाहक तरीके से उन्हें नाहक कैद में रखा गया। तो उस सब के बाद तशवीश और भी बढ़ रही है बैरूनी मुल्कों ममालिक में, और वो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान के अवाम की ये पुकार है कि इस मुल्क में सही माने में, हकीकी माने में जमहूरियत नाफिज हो, और जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो या पार्लियामान हो, जितने दीगर इदारे हैं वो सब मजबूत हों और अपने अपने दायरे इख्तियार में काम कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मेहरबानू साहिबा, कुछ बयानात आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे जब आप यूके पार्लियामान में मौजूद थी। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पहले ये भी तनकीद हुई कि पीटीआई का पहले मौक़िफ़ कुछ और था कि अंदरूनी मामलात के हवाले से, लेकिन अब जो कुछ पीटीआई कर रही है वो खुद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। तो आप इससे एग्री करती हैं कि जो कुछ पीटीआई ने किया वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वाकई मुदाखलत है? जी देखिए, जो हमारा मौक़िफ़ रहा है कि बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, पाकिस्तान की सियासत में वो नहीं होनी चाहिए, हम आज भी उस पर कायम है। रजीम चेंज ऑपरेशंस पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए हैं। किसी और मुल्क के जूनियर सिफारतकार को, हमारे एम्बेसडर्स को बुलाकर धमकियां नहीं देनी चाहिए हैं। एक वोटों से लाए गए वजीर आजम को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो, जिसमें पैसा चला हो, जिसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया हो, उसके जरिए नहीं हटाना चाहिए है। हम तो आज भी इस पे कायम हैं। मगर हम जो बाहर बात करने गए, आपको याद होगा कि माजी में जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत पामाल की गई है, जमहूरियत को नुकसान दिया गया, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इसकी मिसाल कायम की। वो दुनिया के हर कैपिटल में गई पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा लड़ने। तो हमने भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। हम आज भी ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करें और उसके लिए आवाज उठाएं, उसको उजागर करें इस वक्त दुनिया में कि पाकिस्तान में हकीकी मायने में जमहूरियत नहीं है। एक ऐसी हुकूमत है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं है। और ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप भी जानते हैं पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात दरपेश हैं, माशी बहरान है, और एक ऐसी हुकूमत है जिसका साफ नजर आ रहा है कि ना उनके पास कोई आइडिया है, ना उनके पास कोई प्लान है, और ना ही उनके पास कोई सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकें। और उसके ऊपर ना ही उनके पास अवाम का एतमाद है, ना ही अवाम का वोट उनके पास है। तो इस सूरत हाल में तो बेहतर यही होगा कि हम शफाफियत की तरफ बढ़ें, हम जमहूरियत को मजबूत करें, हम इदारों के बीच में क्लैश की तरफ मत जाएं, तसादुम की तरफ मत जाएं, मगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस हर अपने दायरे इख्तियार में काम करें, आइन और कानून की बालादस्ती को हम यकीनी बनाएं। उसी तरह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है।
लेकिन मेहरबानू साहबा, इसी के साथ साथ हाल ही में आपने जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखा होगा, आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा कि उन्होंने जनरल फैज़ साहब के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात में फिर उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप वोट दें तोसी के हवाले से, तो फिर आप पंजाब और उसके साथ बाद में फिर मरकज़ में भी आप हुकूमत ले लें। तो उस पर आपका भी रद्द अमल सामने आया था। आप इस बयान को कैसे देखती हैं ओवरऑल? नहीं जी, मेरा जो उसका हवाला देने का मकसद था वो था कि जी इनका बयानिया देखिए किस तरह शिफ्ट हो रहा है। अब मुझे मालूम नहीं ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू में कितनी सदाकत है कितनी नहीं, मगर उनके बयान से सिर्फ ये जरूर वाजे हो गया कि ये लोग मुनाफिक हैं और ये झूठ बोलने के माहिर हैं। पहले इन्होंने जो जवाब बनाया अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई करने का, क्योंकि उससे मुल्क में सियासी बहरान आया और उससे माशी बहरान आया, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया ये कहकर कि अगर हम ये ना करते तो इमरान खान तो एक आमरीत कायम करने जा रहे थे। मगर फिर आज उनका बयान कुछ और है। तो मेरा उस बयान का हवाला देना सिर्फ इनका दोहरा मेयार, इनका दोगलापन, वो सब आपके सामने लाना था, क्योंकि बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए नहीं आया, ये महंगाई खत्म करने के लिए नहीं आया, क्योंकि महंगाई वही है जो आज रिकॉर्ड तोड़ रही है। बेशक हुकूमत आपको इन्फ्लेशन की शर कम होते हुए जरूर बता दे, मगर आप आम सड़क पे जाने वाले से, चलने वाले से पूछें, क्या उनके लिए ज्यादा आसानी पैदा हुई है अपना घर चलाने में, या आज वो कल से भी ज्यादा मुश्किलात का सामना कर। अगर ये तमाम चीजें इसी तरह चलती रहती हैं तो फिर आप क्या समझती हैं कि पीटीआई के पास फिर आखिरी ऑप्शन क्या हो सकता है? वो जिस दिन इस हुकूमत के पास कर सकेगी, इसलिए इमरान खान आज भी कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि खुदारा आप सियासत में मुदाखलत छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का गरीब जो है वो इस वक्त जो बिलक बिलक के सिसक सिसक के रोज जिंदगी गुजार रहा है, जिसको समझ नहीं आती वो बिजली का बिल भरे या बच्चों को खाना दे, दूध खरीदे या रोटी खरीदे, उन सब के मसले हमने हल करने हैं। वो मसले तभी हल होंगे जब इस मुल्क में मुदाखलत खत्म होगी, जब आपके ट्राइब्यूनल्स चलेंगे तो आपका इलेक्शंस में और वोट का इंसाफ होगा, उसके बाद जब आपकी अदालतों से दबाव उठेगा तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। अब आपके सामने है रऊफ साहब हो या अहमद जंजुआ साहब हो, दोनों पर जो इस वक्त केस बनाया गया है वो अब शर्मनाक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रऊफ साहब जो किंग्स कॉलेज में एक फेलो है वो अब दहशतगर्द तंजीमों के फाइनेंसियर हैं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि अहमद जंजुआ साहब जो है, जो कि हमारे फॉरेन मीडिया को कोऑर्डिनेट करते थे, वो जी बारूदी मवाद खरीद के तहरीके तालिबान पाकिस्तान को दे रहे थे। अब इस तरह के केसेस बनाना ये शर्मनाक है और ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। मेहरबानू साहबा, ये भी बताइएगा कि आपके ऊपर ये भी बड़ी तनकीद हो रही है कि पीटीआई जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है मुज़ाकरात के मामले पर। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ। आप वाकई समझती हैं कि पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के मामले पर वाकई कन्फ्यूजन है या नहीं? आप समझती हैं कि पीटीआई का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात किसके साथ होने चाहिए? हमारे तरफ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन असल में दूसरी तरफ ये है कि इख्तियार है किसके पास, ये फैसला कर लें इख्तियार किसके पास है। ठीक है मेहरबानू साहब, फिर आखिरी सवाल मुख्तसरन ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से अगर आपकी मुलाकात हुई हो तो हाल ही में उनका कोई नया बयान या उन्होंने कोई हिदायत की हो, या क्या वो सोच रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल को वो किस तरह देख रहे हैं? जी, पीर को उनसे मुलाकात हुई थी। उनका मानना था कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कि जिसको अवाम की हमायत हासिल है, ये वो जमात है जो टूटी नहीं जा सकती, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और दुनिया की 5वीं बड़ी सियासी जमात है। इसको अवाम का एतमाद हासिल है, और इसके जितने भी लोग हैं, फिर जितना भी दबाव डाला गया उसके बावजूद ये अपने महाज पर कायम है, ये अपनी जगह पे जहां खड़े थे वहीं पर खड़े हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाफिज हो। उनका ये भी मानना है कि 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं वो झूठ पर मबनी है, उनमें कोई सदाकत होती, उनमें कोई हकीकत होती, या अगर हुकूमत वक्त के पास कोई शवाहिद होते तो अब तक सबको प्रोसिक्यूट किया जा चुका होता। मगर आपके सामने है
आयोज आते हैं वो कहते हैं कि हमारी तफ्तीश अभी तक साल से जायद हो गया मगर मुकम्मल नहीं हुई, मगर फिर भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा जो है वो जेलों में बंद पड़े हैं। तो हमारी तो बस यही इस्तरा है कि इंसाफ होने दीजिए, अदालतों को चलने दीजिए और मुदाखलत बंद कीजिए। चलें, ठीक है। मेहरबानू साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, नैयर बुखारी साहब और मेहरबानू कुरैशी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि इन तमाम इशूज़ पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। एक बिल जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान में पेश किया गया, वो बिल अब कमेटी से मंजूर भी हो चुका है, वो पार्लिमान में पेश होना है। अब जब वो बिल पेश होगा तो उसके बाद देखते हैं कि ख़ास तौर पर पीटीआई ने जिसने कमेटी में एहतजाज किया था, उनकी पार्लिमान के अंदर फिर स्ट्रेटजी क्या सामने आती है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। अब जमात इस्लामी ने यह भी मुतालबा किया है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू किया जाए। तो इन तमाम इशूज़ पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है वो देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।